देखिए, जो राइट एंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, वो आपका दोस्त होता है। आप 11th में हो, 12th में हो, 9th में हो, 10th में हो, किसी भी क्लास में हो, फिजिक्स या फिजिक्स टच करने से पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल को समझना पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार उसी चीज पे आ रहा हूँ, कैसे हम लोग चीजों को सीखें। ध्यान दें, देखिए, आवाज जा रही है? ठीक है, चलिए। कैसे हम चीज़ों को सीखें, इसमें जो आपको पहला चैप्टर होगा 12th में, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा, और उसमें भी वेक्टर का यूज़ होगा। 11th में भी शुरुआती चैप्टर्स में वेक्टर यूज़ होता है। तो आपको जो वेक्टर चैप्टर है उसको सीखने आना पड़ेगा। ठीक है, उसी की मैं बात करूंगा। एक बात बताओ, अगर कोई ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल में दो रूल याद रखना, दो नियम याद रखना, ये तुम्हारी मदद करेंगे। मैं फिजिक्स पर आऊंगा, लेकिन फिजिक्स तुम जब मैथमेटिक्स आएगी नहीं तो फिजिक्स तुम्हें आएगी नहीं। तुम ये मत समझना कि मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, तुम भूल के भी ये मत समझना कि मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, दो नियम याद रखना। नाम क्या है उस नियम का छोड़ देना। एक नियम को बोलते हैं साइन रूल, दूसरे नियम को बोलते हैं कोसाइन रूल। बिना किसी झंझट में गए हुए तुम्हें ये सीखने को मिलेगा। सुनिए, बीच में प्लीज बोलिए नहीं, प्लीज। ठीक है, ठीक है। दो रूल जानने होंगे, साइन रूल और कोसाइन रूल। और यही दो रूल पूरी तबीयत से वेक्टर चैप्टर में यूज होते हैं। ये जानते ही आपके फिजिक्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स जाएंगे। ठीक है, तो मैं इन रूल्स की चर्चा करूं। इस ट्रायंगल में दो रूल हैं, साइन रूल और कोसाइन रूल। साइन रूल क्या कहता है कि अगर ये साइड ए है, इसके सामने का एंगल ए है, ये साइड बी है, इसके सामने का एंगल बी है, ये साइड सी है, स्मॉल सी, इसके सामने का एंगल कैपिटल सी है। ठीक है ना? साइन रूल कहता है स्मॉल ए बाई साइन ए इज इक्वल टू स्मॉल बी बाई साइन बी इज इक्वल टू स्मॉल सी बाई साइन सी। स्मॉल जो साइड्स है, स्मॉल जो नोटेशंस है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ये साइड्स हैं, और कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी ये एंगल्स हैं। है ना? ऐसा हुआ। कोसाइन रूल क्या कहता है, ये एंगल ए है, के सामने की साइड इसके सामने की साइड ए है, ये बी है, और ये सी है। ये एंगल बी है, और ये एंगल ए है, ये ऐसा हुआ। कोसाइन रूल कहता है कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू इसके अगल बगल के एंगल ए के अगल बगल के जो दो साइड्स हैं, बी स्क्वायर प्लस सी
स्क्वायर माइनस सामने वाला ए स्क्वायर बाई, ऐसा होता है कोसाइन ए। अगर दोस्त तुम इतना ही जान गए तो हम तुमको काफी कुछ क्वेश्चंस करा ले जाएंगे। मैं तुम्हें प्रॉब्लम्स के जंगल में नहीं ढकेलना चाहता। कम से कम ज्ञान पे हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकते हैं करें। ध्यान दो, अब मैं इनकी प्रैक्टिस कर लेता हूं। ध्यान दो, अगर मैं कहता हूं एक फोर्स लगाया गया, एक पत्थर पे एक फोर्स लगाया गया 10 न्यूटन का, छोड़ो फोर्स को, छोड़ दो तुम और पीछे चलो। ये 10 है और ये 20 है, ठीक है। ये 20 है, ये 10 है, ये 20 है, ठीक है। ध्यान देना, ये एक पैरेललोग्राम है, ऐसा एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ध्यान देना, ये ये साइड कुछ 10 है, 10 है, ये साइड 20 है और ये एंगल 120 डिग्री है। तुम्हें ये साइड पूछा है कि ये साइड की लंबाई कितनी है। तुम चाहो तो ये डिलीट कर सकते हो, तुम चाहो तो ये उड़ा सकते हो, ठीक है। अब तुम समझना प्रॉब्लम क्या है। ये दिखने में ये ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम लग रहा है। इसी ट्रायंगल में क्या गिवन है बोलो, क्या क्या दिया है। गिवन है साइड ए, दो साइड्स, दो साइड्स दी हुई हैं, देखो 10 और 20, दो साइड्स दी हैं, दो साइड्स दी हैं और उनके बीच का एंगल दिया है। दो साइड्स दी हैं और उनके बीच का एंगल दिया है ना। ये तुमसे तीसरी साइड पूछा है, पूछा है तीसरी साइड। क्या करोगे, कोसाइन रूल लगाते हैं। क्या लिखेंगे, cos 120 डिग्री, ये वाला के अगल बगल के ये साइड, ये और ये, इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर माइनस, ठीक ना, ये वाली साइड में x मान लेता हूं, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 10 इंटू 20, यही है, ये है। फिर से मैं दोहरा दूं, अगर कोई ट्रायंगल है ए बी और सी, तुम्हें ये एंगल ए दे रखा है और अगल बगल की साइड्स दे रखी हैं। ये एंगल बी के सामने का साइड बी है, एंगल सी के सामने का साइड सी है। तो कॉस ए क्या लिखोगे, कॉस ए क्या लिखोगे, अगल ए एंगल के अगल बगल के दोनों साइड, ये वाला और ये वाला, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, ये है ए के सामने की साइड ए है, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। ये फार्मूला कितने लोगों को समझ में आ रहा है, याद रखना है। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, कितने लोगों को समझ में आ रहा है फार्मूला। ये फार्मूला आपको आना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर मुझे कह दे कि ये बी है, ये ए है और ये सी है, एंगल सी के सामने का साइड सी है, एंगल ए के सामने का साइड ए है,
एंगल बी के सामने का साइड बी है। अगर आप कोसाइन बी लिखना चाहते हैं, कॉस बी लिखना चाहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे कि अगल बगल के साइड्स ए और सी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी। लिख लोगे? लिख लोगे? हाँ, नहीं लिख पाओगे? हो जाएगा नहीं है? लिखो नहीं, लिखते ये तुम हजारों बार लिख चुके हो, लिखने से कोई फायदा है नहीं। ठीक है। और उसी ट्रायंगल में ये एंगल सी है, ये एंगल बी है, ये एंगल ए है। ए के सामने का साइड ए है, बी के सामने का साइड बी है, सी के सामने का साइड सी। हमें कॉस ए लिखना है, कॉस ए, कॉस बी और कॉस सी, ये फार्मूला लिखना है। कैसे लिखोगे? कॉस ए को क्या लिखोगे? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉस, ये हो जाएगा ना? ये हो जाएगा। इसको क्या लिखोगे? ये लिख लोगे ना बच्चे? श्योर? वही कोसाइन रूल बदल जाता है। एक वेक्टर P है, दूसरा वेक्टर Q है, के बीच का एंगल थीटा है। अगर कोई पत्थर है, 10-50 लोग इधर से फोर्स लगा रहे हैं और 20 लोग इधर से फोर्स लगा रहे हैं, बताओ ये पत्थर किधर जाएगा? जब भी दो वेक्टर हो, हाँ, हमें एक समांतर ऐसे में, हमें एक समांतर चतुर्भुज की रचना करनी चाहिए, समांतर चतुर्भुज बनाना चाहिए। समांतर चतुर्भुज जानते हो क्या होता है? पैरेललोग्राम। बोलो क्या होता है? हमें पैरेललोग्राम बनाना चाहिए। देखिए ये पैरेललोग्राम आप बना दीजिए, बन गया ना? अगर दो दो फोर्स ऐसे ऐसे लग रहे हो, फिर तीसरा नेट किधर जाएगा? तो नेट जो है किधर जाएगा बोलो? नेट जाएगा के इस दिशा में। तो क्या बोलते हो? तो बोलते हो विकर्ण। हिंदी में विकर्ण बोलते हो, अंग्रेजी में डायगोनल बोलते हो। तुम मेरी बात समझना, अगर ये बात समझना, अगर नदी ऐसे बह रही है, नदी बह रही है 50 के रेट से और नाविक जा रहा है 20 के रेट से। देखो बच्चे, नदी जा रही है 50 के रेट से, नाविक जा रहा है 20 के रेट से। अगर नदी नहीं होती, तालाब होता, तो नाविक ऐसे जाता, चला जाता। या नाविक नहीं होता, नदी ऐसे बह रही है, लेकिन नदी जो है नाविक पे प्रभाव छोड़ेगी। नेट नाविक किधर जाएगा? इधर जाएगा 1 वाली दिशा में, या 2 वाली दिशा में, या 3 वाली दिशा में? बताओ। 1 2 3 करके बताओ, किस दिशा में जाएगा? सब लोग करके बताओ, 1 में जाएगा कि 2 में कि 3 में? 2 में ना? 2 में जाएगा, बहुत अच्छे। नाविक 2 की दिशा में जाएगा, विकर्ण की दिशा में जाएगा। तुम समझना इस बात को कि यदि एक जो है पत्थर है, उसे 100 न्यूटन का फोर्स इधर लगा के खींचा जा रहा है और 25 न्यूटन का इधर खींचा जा रहा है, बताओ पत्थर किधर जाएगा?
क्या करोगे तुम? क्या रचना करोगे? किस चीज की रचना करोगे? हाँ, एक समांतर चतुर्भुज की रचना करोगे, एक पैरेललोग्राम की रचना करोगे, पैरेललोग्राम की रचना करो। कैसे करोगे रचना, बोलो? तुम बोलोगे भाई इसके जैसा ही यहां बना दो, बोलो, और इसके जैसा ही यहां बना दो, बन गया ना? इसके जैसा ही यहां बना दो। अब बताओ पत्थर किधर जाएगा बच्चे? बीच नहीं बोलते हैं, कि डायगोनल बोला करो। कि डायगोनल की दिशा में पत्थर इधर जाएगा, पत्थर इधर जाएगा। चाहे वो प्रॉब्लम रिवर बोट का हो, नदी इधर जा रही है, नाविक इधर प्रयास कर रहा है, लेकिन क्या वो उधर जा रहा है जिधर प्रयास कर रहा है? प्रयास इधर कर रहा है, प्रयास कर रहा है इधर, लेकिन जाएगा किधर? जाएगा इधर। क्यों? क्योंकि नदी भी अपना काम कर जाएगी। नदी इधर जा रही है, नाविक इधर प्रयास कर रहा है, लेकिन क्या वो प्रयास करने वाली दिशा में जाएगा कि उस डायगोनल की दिशा में जाएगा? तो बच्चे, डायगोनल की दिशा में। ठीक बात। एक बात समझो, हवा इधर बह रही है, हवा बह रही है इधर, जहाज इधर जा रहा है, जहाज इधर जा रहा है, जहाज इधर की तरफ प्रयास कर रहा है। बताओ किधर जाएगा? है, है एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। कैसे? ऐसे, ऐसे बना दिए ना, एक समांतर चतुर्भुज, जहाज के पैरेलल और हवा के पैरेलल, और ये जो बीच में जा रहा है जाएगा ये वाला, जहाज इधर जाएगा। क्यों? प्रयास इधर कर रहा है, लेकिन जाएगा किधर? वास्तव में इधर जाएगा, इस दिशा में जाएगा, है ना? पर माने कि उस जहाज के प्रयास करने को हवा अफेक्ट करेगी, और दोनों मिल करके नेट इधर जाएगा। ये बात समझ में आई? राइट? ठीक है ना? कितने लोग इस बात को महसूस किए, हाथ उठाओ। कितने लोग इस बात को महसूस किए? दूसरी बेंच पे तुम सो रहे हो और तब से इधर उधर तुम कर रहे हो, समझ नहीं रहे हो। नहीं समझना तो तुम बाहर चले जाओ। तो दिया सेंटर पे दूसरी बेंच के ब्लू टी शर्ट पहने हुए खड़े हो, समझे? सब समझे कुछ? तो हाथ भी नहीं उठा रहे हो, बैठे हुए हो वहीं पसर करके। जो समझा रहे हैं उस चीज को ध्यान दो, उस पे बैठो। दूसरी बात समझो, तुम अपनी साइकिल लेके जा रहे हो इधर, साइकिल लेके अपनी इधर जा रहे हो, साइकिल लेके इधर की तरफ प्रयास कर रहे हो, इधर की तरफ तुम एफर्ट कर रहे हो, एफर्ट है, प्रयास कर रहे हो, यानी ये तुम्हारा लाइन ऑफ एफर्ट है, ये तुम्हारा प्रयास की दिशा है। साइकिल से तुम्हारे प्रयास की दिशा ये है। हवा बह रही है बच्चे इधर, हवा इधर बह रही है कहीं, हवा ऐसे बह रही है, तो बताओ तुम किधर जाओगे? किधर जाओगे? तुम क्या पूरा करोगे, बोलो? पैरेललोग्राम क्या पूरा करोगे?
एक समांतर चतुर्भुज बनाओगे। ठीक है, कैसे बनाओगे यहाँ पे समांतर चतुर्भुज? ऐसे बनाओगे और ऐसे बनाओ। बताओ, साइकिल सवार किधर जाएगा? वास्तव में किधर जाएगा? वास्तव में वो इधर जाएगा, वास्तव में उसकी दिशा इधर होगी, वास्तव में साइकिल सवार की दिशा इधर होगी। प्रयास किधर कर रहा है वो? इधर, लेकिन हवा बह रही है इधर। दोनों के प्रयास का तुमने क्या किया? एक पैरेललोग्राम बना लिया। दोनों प्रयास मिल करके नेट इफेक्ट देते हैं। ये तुम बात समझे? दोनों प्रयास मिल करके, हवा इधर है, साइकिल इधर है, दोनों का मिल के इधर जाएगा। बात समझ में आ गई? अब तुम एक बात बताना, तो डायग्राम बना रहा हूं मैं, क्या ये संभव है या गलत है? ऐसा हुआ, एक राइट एंगल ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल से मैंने जोड़ दिया। हवा इधर बह रही है और साइकिल इधर लेकर के जा रहा है। साइकिल प्रयास इधर किया, प्रयास को इंग्लिश में क्या बोलते हो? एफर्ट बोलते हो। तो ये प्रयास की दिशा है, साइकिल के प्रयास की दिशा है। प्रयास की दिशा ये है ना? नेट किधर जा रहा है? बोल रहा है 90 डिग्री पे जाएगा, ऐसा बोल। तो तुमने पैरेललोग्राम बना दिया ऐसा। अब देखो, नेट इधर जा रहा है, इसके परपेंडिकुलर जा रहा है। क्या ये संभव है? क्या ये संभव है? हवा इधर बह रही है, साइकिल वाला प्रयास इधर कर रहा है। साइकिल वाला जो प्रयास कर रहा है ना, तो आगे से मैं बोलूंगा लाइन ऑफ एफर्ट, प्रयास की दिशा। और ये जो जाएगा, इस दिशा को क्या बोलूंगा मैं? दिशा को बोलूंगा लाइन ऑफ मोशन। वास्तव में जो गति की जो दिशा हो रही है वो ये है। आप बात समझिए, हवा इधर बह रही है, लाइन ऑफ एफर्ट इधर था, प्रयास इधर कर रहा था, लेकिन जो वास्तव में गति होगी वो हवा और साइकिल दोनों के प्रयास का परिणाम होगी, दोनों का परिणाम होगी। और दोनों का परिणाम कैसे होगा? हमें हर हाल में ऐसे समांतर चतुर्भुज बनाना पड़ेगा, पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा, और उसका डायगोनल, बीच नहीं बोलते हैं, बाइसेक्टर नहीं, डायगोनल ही क्या होगा उसका? वही गति की वास्तविक दिशा हो। ये बात समझ में आ गई? ये डायग्राम, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये इससे 90 डिग्री पे जाए? बिल्कुल हो सकता है, हो ही रहा है। ठीक है, अच्छा बताओ, ये बताओ सही है कि गलत है? मैं पिछली बार मैंने दो राइट एंगल जोड़े थे, एक मैंने को और एक मैंने, ठीक है। हवा इधर बह रही है, साइकिल वाला इधर प्रयास कर रहा है, ये उसका लाइन ऑफ एफर्ट है, प्रयास इधर कर रहा है, जाएगा किधर? इधर। हवा भी बह रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटे से, और साइकिल सवार के फेफड़े में भी बहुत जान नहीं है, वो भी चल रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे से। बताओ, प्रयास जो लाइन ऑफ मोशन होगा, गति फाइनली इधर होगी, क्या ये सही है या गलत है? सही है ना? तुम ध्यान दो, किसकी गति ज्यादा है, हवा की कि साइकिल सवार की? दोनों बराबर है। अगर ये 10 है तो ये भी 10 हुआ, और ये 10 है तो ये भी क्या हुआ? 10 हुआ। बोलो, ऐसा हुआ ना? क्या? ये 10 है, ये भी 10 हुआ, ये भी 10 हुआ। अगर हम बोले कि नेट स्पीड भी, उसकी जो नेट स्पीड है, जो वास्तव में गति है, वो भी 10 किलोमीटर पर आवर है, तब तो मजा ही आ गया। ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10,
ये एंगल क्या हो गया 60 डिग्री, ये भी एंगल क्या हो गया 60 डिग्री। तो अगर मैं तुमसे पूछूं एक सवाल, समझना बात को, मैं सवाल पूछूं, हवा बह रही है पूरब की तरफ 10 किलोमीटर प्रति घंटे से, समझना अचानक से मंजर बदल जाएगा और तुम बड़े बड़े सवाल भी करने लग सकते। हवा बह रही है पूरब की तरफ कितने एंगल से 10 किलोमीटर प्रति घंटे से, और साइकिल वाला जा रहा है इधर किस स्पीड से 10 किलोमीटर प्रति घंटे से, और उन दोनों का जो फाइनली नेट स्पीड है वो भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। बताओ हवा की गति और साइकिल की गति के बीच में जो एंगल था वो एंगल कितना है 120 डिग्री। इसके लिए पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं है, फिजिक्स बहुत ही तमीज का सब्जेक्ट है, तो तुम जादू की तरह सोचते हो और आंसर ले आते हो ज्यादातर, ठीक है। फिर से मैं दोहराता हूं, तुम किसी भी आदमी से पूछो, किसी से भी पूछो, तुम अपने आसपास पूछो कि जरा हमको एक सवाल बताइए कि हवा बह रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटे से, 10 किलोमीटर प्रति आवर से हवा बह रही है, और साइकिल सवार भी जा रहा है। साइकिल की गति जो है, साइकिल की गति वो भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो प्रयास कर रहा है साइकिल सवार, है ना। 10 किलोमीटर प्रति घंटे से हवा बह रही है, साइकिल सवार भी 10 किलोमीटर प्रति घंटे से है। इन दोनों का जो नेट परिणाम होता है, साइकिल की नेट जो गति है, नेट गति यानी नेट वेलोसिटी, वो भी सौभाग्य से कितना है 10 किलोमीटर पर आवर है। क्या है, फाइंड एंगल बिटवीन, फाइंड एंगल बिटवीन विंड एंड साइक्लिस्ट। साइकिल वाले और हवा के बीच में एंगल बताओ, तीनों वही है, इसका मतलब समबाहु त्रिभुज बन रहा होगा, है ना। हवा की स्पीड भी 10 है, साइकिल की स्पीड भी 10 है, प्रयास जो कर रहा था वो 10 है, और जो नेट स्पीड आ रही है वो भी 10 है। इसका मतलब क्या बन रहा होगा, एक समबाहु त्रिभुज बन रहा होगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा होगा। कैसे भाई, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा है, दूसरा भी जोड़ दो, एक इक्विलेटरल ऐसा है, एक ऐसा है। ध्यान दो, अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा ये था बच्चे, और उसकी ये स्पीड भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी, हवा इधर बह रही है, प्रयास भी 10 से कर रहा है, और नेट भी 10 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 10 तो ये 10, ये 10 तो ये 10, ये सब 10 10 10 हो गया तो ये 60 डिग्री हो गया, और ये 10 10 10 हो गया तो ये भी 60 डिग्री हो गया। इसका मतलब साइकिल सवार जिधर प्रयास कर रहा है उस दिशा में और हवा की दिशा में कितने एंगल का, कितना एंगल है, कितना एंगल है, कितना 120 डिग्री। एक सवाल और सोचो, अगर वो ऐसा कहता है, एक ट्रायंगल ऐसा बना लेता है, हवा इधर बह रही है 3 किलोमीटर प्रति घंटे से, और साइकिल सवार इधर प्रयास कर रहा है, साइक्लिस्ट इधर प्रयास कर रहा है, प्रयास इधर कर रहा है 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रति घंटे से, है ना। किसकी गति तेज है, साइक्लिस्ट की कि हवा की,
साइकिल वाला तेज गति से चल रहा है कि हवा वाला? हवा तेज गति से चल रही है। कौन तेज गति से चल रहा है? साइकिल। प्रयास कर रहा है वो इधर, ये उसका लाइन ऑफ क्या है? एफर्ट। लेकिन जा रहा है वो इधर, लाइन ऑफ मोशन इसका ये है। नेट गति, हाँ, नेट गति इसकी ये है। नेट गति इसकी ये है। नेट गति उसकी ये है। तुम बताओ, वो कह रहा है कि जिधर वो प्रयास कर रहा है, प्रयास वो इधर कर रहा है, जा वो इधर रहा है, और जिधर वो जा रहा है उसकी दिशा हवा की दिशा के परपेंडिकुलर है। इधर वो जा रहा है, इधर नेट स्पीड है, वह दिशा हवा की दिशा के, हवा की डायरेक्शन से 90 डिग्री पे है। बताओ नेट स्पीड कितनी होगी? बताओ बच्चे। समझना बात को, फिर से मैं दोहरा दूं। हवा बह रही है पूरब की तरफ 3 किलोमीटर प्रति घंटे से, ठीक है ना? और साइक्लिस्ट प्रयास कर रहा है इधर, इधर। साइक्लिस्ट किस गति से जा रहा है बोलो? 5 किलोमीटर प्रति घंटे से। और जो कह रहा है कि फाइनली जो साइकिल वाला, तो साइकिल वाला लाइन ऑफ एफर्ट इधर है, प्रयास इधर कर रहा है, लेकिन सवाल में कह रहा है जो लाइन ऑफ मोशन है, हकीकत में तो जो उसका मोशन होगा वो दोनों से मिलके होगा ना बच्चे। किससे किससे मिलके होगा? हवा और साइकिल वाला दोनों को मिला के एक पैरेललोग्राम बनेगा। उसका जो नेट होगा वो नेट ही बताएगा कि साइकिल इधर जाएगी। नेट वास्तव में वो इधर जाएगा, उस वास्तव में जाने वाली दिशा को हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ, क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ मोशन। और जिस दिशा में वो प्रयास करता है उसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एफर्ट। जिस दिशा में वो प्रयास करता है उसको क्या बोलते हैं बच्चे? लाइन ऑफ एफर्ट। और जिस दिशा में नेट गति होती है उसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ मोशन। जो वास्तव में जिस दिशा में जाता है वो लाइन ऑफ मोशन कहलाता है, और जिस दिशा में प्रयास करता है वो क्या कहलाता है? लाइन ऑफ एफर्ट कहलाता है। अब सवाल यह है कि हवा बह रही है 3 किलोमीटर प्रति घंटे से, और साइक्लिस्ट प्रयास कर रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे से, है ना? जो नेट मोशन है, जो लाइन ऑफ मोशन है, वो परपेंडिकुलर है हवा के। अच्छा है, बताओ नेट स्पीड कितनी हो? ये स्पीड तो दे रखी है 5, ये स्पीड दे रखी है 3। बताओ ये स्पीड कितनी होगी? 4। बहुत सुंदर। ये 5 है तो ये भी 5 हो गया। अब ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बन गया, तो ये आंसर क्या होगा? 4 किलोमीटर पर आवर। ये बड़े सवाल है ये, है ना? तो इसी सवाल को ऐसे पूछेगा, तो इसी सवाल को ऐसे पूछेगा कि दो वेक्टर हैं, दो फोर्सेस हैं, टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन एंड पी। एक का मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन है, दूसरे का पी है। हैव their resultant perpendicular to
थीटा। द रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू 3 न्यूटन। फाइंड द रिजल्टेंट। फाइंड द रिजल्टेंट। इसको मैं हिंदी में बता देता हूं। दो फोर्स हैं, एक का कितना मान है बोलो, वैल्यू 3 न्यूटन है, 3 न्यूटन का फोर्स है। दूसरा फोर्स दिया है क्या, नहीं, वो कितना है, पी है, सॉरी वो 5 है, सॉरी वो 5 है, वो पी नहीं है, गलती हो गई, वो जो है 3 न्यूटन एंड 5 न्यूटन, 3 न्यूटन एंड 5 न्यूटन। तो बताओ कौन कौन से दो फोर्सेस हैं, 3 न्यूटन और 5 न्यूटन, दो फोर्सेस है ना, बोलो। उनका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट यानी परिणामी, उनका जो रिजल्टेंट है, परिणामी है, वो परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री है, कितने से, 3 न्यूटन के। तो बताओ वो रिजल्टेंट कितना होगा, कर लोगे, क्या बोलोगे कि एक वेक्टर 3 है, दूसरा वेक्टर 5 है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इसके परपेंडिकुलर है, तो इसको उल्टा बनाना, ऐसे ऐसे बना लेना, पहले ही परपेंडिकुलर बना लेना। परपेंडिकुलर बोले तो एक राइट एंगल बनाना और दूसरा राइट एंगल बनाना, ऐसे एक राइट एंगल है ऐसे और दूसरा ऐसे बना लेना। और अब लिखना, एक वेक्टर 3 न्यूटन है और दूसरा कितना है, 5 न्यूटन है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट, रिजल्टेंट यानी वही परिणामी, रिजल्ट समझते हो ना, रिजल्ट मतलब परिणाम, बोलते हो ना रिजल्ट आने जा रहा है, अरे बोलते हो ना रिजल्ट आने जा रहा है, रिजल्ट मतलब परिणाम। तो परिणाम जो है, तो परिणाम ये हुआ, परिणामी ये हुआ, रिजल्टेंट ये हुआ, ये रिजल्टेंट 3 न्यूटन से 90 डिग्री बना रहा है। तो बताओ, पूछा है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये 5 न्यूटन, ये भी 5 न्यूटन, तो ये कर लो, पाइथागोरस लगा लो, पाइथागोरस लगाओगे तो कितना न्यूटन आएगा, बोलो। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में ये 3 है, ये 4 है, तभी ना ये 5 होगा दोस्त, तो ये 3 है तो ये कितना होगा 4 होगा, ये कितना होगा। ये सवाल समझ में आया तुमको, कितने लोग सवाल ये समझे बताइए। बहुत छोटी चीजें हैं, मैं सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल तुमको सिखा रहा हूँ, सिर्फ तुमको ज्योमेट्री से सिखा दूंगा, वेक्टर के लफड़े में भी नहीं पढ़ोगे तुम धीरे धीरे सीखना शुरू कर दोगे, ठीक है। फिर से समझो, एक क्वेश्चन खुद से करो, टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड, मतलब उनका परिमाण, मतलब उनका मात्रा, मैग्नीट्यूड 30 न्यूटन एंड 24 न्यूटन have their resultant perpendicular to 24 न्यूटन। Find the value of resultant। Find the magnitude of resultant। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताओ कितना हुआ, सवाल समझे। जब बोले कि रिजल्टेंट परिणामी, रिजल्टेंट परिमाण जो है वो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब कि तुम जो पैरेललोग्राम बना रहे थे ना, उसमें यही तो परिणाम था, ये क्या था, यही तो परिणाम आता था, परिणाम यही आता था, रिजल्ट यही आता था। बोल रहा है कि वो रिजल्ट ही परपेंडिकुलर है, वह रिजल्ट ही परपेंडिकुलर है, यह रिजल्ट ही परपेंडिकुलर है, यानी कि एक ट्रायंगल ऐसा बनाना दोस्त और दूसरा उल्टा बना लेना और चिपका देना,
कौन कौन वेक्टर था बोलो? 30 और 24। छोटे वाले को इधर लिखना, बड़े वाले को इधर लिखना। 30, क्योंकि बड़ा वाला ही 30, ये 30 है तो ये भी क्या हो गया? 30 हो गया। बड़ा वाला ही हाइपोटेन्यूज होगा, छोटा वाला यहाँ लिखना। छोटे वाले के परपेंडिकुलर है, क्या है कि ये वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू अगर P है या R है तो क्या लिखोगे पाइथागोरस थ्योरम से? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर बराबर, है ना? लिखोगे ना? तुम्हें फार्मूला याद कराए थे। 24 स्क्वायर क्या होता है? 576। ये कितना होता है? 900। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 324। आर क्या हो जाएगा? 18 न्यूटन। या तुम वैसे भी सोचो, ये बात समझ में आ रही है? नहीं समझे? इस सवाल को लिखो और खुद से करो। इस सवाल को लिखो और खुद से करो। क्या करोगे इसमें? इसमें तुमको कह रहा है कि जो परिणाम है ना वो परपेंडिकुलर है, जो परिणाम है वो इसके परपेंडिकुलर है, तो तुम्हें एक राइट एंगल और दो राइट एंगल चिपका लेना पड़ेगा। और जो बड़ा वाला वेक्टर है वो इधर लिखना पड़ेगा, छोटा वाला 24 यहाँ लिखना पड़ेगा। ये रिजल्टेंट आ गया, है ना? और ये 30 है तो ये 30 हो गया। यहाँ पे पाइथागोरस लगा देना है ना? बोलो, लिखो और खुद से करो। लिखिए और खुद से करिए। जितना खूबसूरत ये सवाल है उतना ही खूबसूरत इसका जवाब भी है। जो लोग अभी आए हैं वो 9 10th में, वो लोग क्यों लिख रहे हैं? जो चीज समझते नहीं उसको लिखते क्यों हो? बंद करो लिखना और शांति से बैठे रहो केवल। तो 9 10th में आए, एकदम शांत बैठे रहे। 9 10th के लोग अभी दो आए हैं, आगे बैठे हैं शायद। लिखना बंद करो। बंदर हो क्या? सामने जो आदमी कर रहा है वही तुम भी करना शुरू कर दो। आ गया? तो फोर्स है, तो बल है का कि
दो बल हैं 29 न्यूटन के और 21 न्यूटन के। ये दोनों बल एक पार्टिकल पर यानी एक कण पर लग रहे हैं। इन दो बलों का जो परिणाम है इन दो बलों का यानी फोर्सेस का जो परिणाम है मतलब रिजल्टेंट है इन दो बलों का परिणाम आर है। इसे मैं आर नाम दे रहा हूं। आर जो है आर आर जो बल है आर जो रिजल्टेंट है जो परिणाम है यह आर 21 न्यूटन के लंबवत है। लंबवत यानी परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर है। आर का मैग्नीट्यूड यानी आर की वैल्यू बताओ। मैग्नीट्यूड यानी आर की वैल्यू बताओ। वैल्यू ऑफ लेंथ बता लोगे? डायग्राम बनाओ, मैं तुम्हारी कॉपी पे देखूंगा। ये डायग्राम बनाओ, मैं तुम्हारी कॉपी पे देखूंगा। किसी का आया? तारापुर सेंटर पे जो बैठे हो अपनी कॉपी दिखाओ। बना लिए? कर लिए? और पास आओ, और पास आओ, दिखाओ जरा। किए हो? नहीं बैठे हो ऐसे हो जैसे कई बार करके बैठे हो। दिखाओ जरा, दिखाओ क्या किए। कर लिए? अभी नहीं किए? बैठो करो। दो बल हैं 29 न्यूटन और 21 न्यूटन। दो बल हैं 29 न्यूटन और 21 न्यूटन। ये दोनों बल एक ही पार्टिकल पर लग रहे हैं और इन दो बलों का जो रिजल्टेंट है जो परिणाम है वह आर है। आर जो परिणाम है वो 21 न्यूटन के लंबवत है ना, 21 न्यूटन के लंबवत है। बताओ आर का मैग्नीट्यूड कितना हो? किसी का आया? बोलिए क्या बनेगा चित्र? कितना आया? कितना? हाँ हाँ, ये सही है। 20 सही है। किसका आया 20? हाथ उठाओ। एक और किसी का? ठीक है, अब हाथ नीचे कर लो। पुरस्कार क्या लोगे? बैठो, हाथ नीचे। और कोई? कैसे बनेगा डायग्राम? दो बल हैं, मैंने कहा जब परिणाम 90 डिग्री पे हो तो ऐसा डायग्राम बनाया करो। तब से यही सिखा रहा हूं, तब से 4 बार यही सवाल करा चुका। एक ऐसा और एक उल्टा ऐसे बना लिया करो। और जो बड़ा फोर्स है 29 न्यूटन को इधर दिखाया करो और छोटे फोर्स को इधर दिखाया करो।
हमेशा जो 90 डिग्री होगा वो छोटे फोर्स से होगा, है ना। की वैल्यू आर है, ये आर है, देख लो यही है ना। 21 न्यूटन और 29 न्यूटन, इन दोनों का परिणाम आर है, और आर जो है छोटे वाले फोर्स से परपेंडिकुलर है, यही बोल रहा है ना वो। बोलो, आगे जो बेंच पे बैठे हो ज्ञानी, हो गया तुमसे, हो गया, थोड़ा इधर भी देख लो, ठीक है। अब ये 29 है तो ये भी कितना हो गया, 29। पाइथागोरस क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के दोनों लेग, ये लेग 1 है, ये लेग 2 है, इसका स्क्वायर 21 का स्क्वायर प्लस क्या आर स्क्वायर बराबर क्या 29 का स्क्वायर, यही होगा ना। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये होता है 441 और ये होता है 841, ये बराबर प्लस आर स्क्वायर, ये उधर हो जाएगा तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो 400, आर क्या हो जाएगा बोलो 20 न्यूटन, है ना। तो चैप्टर की जो आत्मा है उसको समझो, फालतू फंड के फार्मूलों को याद करने से पड़ जाओगे लफड़े में। विज्ञान में इतने ज्यादा केसेस होते हैं, तुम बहुत तबाह हो जाओगे इतने सिचुएशंस को देख देख करके। जब तक तुम खुद को समझोगे नहीं इसको कि हाँ वो कह क्या रहा है। अभी हमने कोई चैप्टर शुरू नहीं किया है, लेकिन देखो कितने तरह के सवाल लग गए, फोर्स के सवाल लग गए, वही नदी का सवाल बोल देगा, वही नदी का बोल देगा कि एक नदी इधर बह रही है, नदी बह रही किस चाल से 21 किलोमीटर पर आवर से, नाविक जो प्रयास कर रहा है वो इधर प्रयास कर रहा है, लाइन ऑफ एफर्ट इधर है, किस चाल से 29 न्यूटन से, तो नेट वो जा रहा है, जो लाइन ऑफ मोशन उसका है, नेट है वो नदी के परपेंडिकुलर जा रहा है, बताओ उसकी नेट चाल क्या होगी। हो गया सवाल, नहीं हो गया। मैथमेटिक्स वो तस्वीर होती है जिसको तुम पेंट करते हो तो फिजिक्स बन जाता है, जिसको मैथमेटिक्स नहीं आएगी उसको फिजिक्स एक कौड़ी भी नहीं आएगी, एक कौड़ी भी नहीं आएगी। तो तुम्हें ट्रायंगल से प्यार होना चाहिए, खास करके राइट एंगल ट्रायंगल्स, ठीक है। कैसे उसके एप्लीकेशंस हैं, कैसे कैसे हम क्या निकालते हैं, सीखते हैं, ठीक है। चलिए फिर कल मिलते हैं। आज क्लास 3:15 से शुरू हुई है, कल क्लास हर हाल में 3 बजे शुरू हो जाएगी, 3 to 4, 4 to 5। जो लोग यहाँ पे हैं वो लोग डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, इसी पे क्लास 9th 10th की क्लास चालू कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, कल मिलते हैं। और ये वीडियो आज अपलोड हो जाएगा, आप जो है इस वीडियो को तुरंत बाद देख सकते हैं।